नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो खबर आजमगढ़ से, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने गुरुवार को अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के सबसे कम प्रगति वाले 12 से अधिक बूथों का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने बूथ संख्या 233 प्राथमिक विद्यालय जलालपुर जगनंदन पट्टी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को कम मात्रा में फॉर्म का डिजिटलाइजेशन मिला। BLO द्वारा बताया गया कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है, सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने AERO निर्देश दिया कि ब्लॉक में तत्काल वाईफाई लगाएं तथा देर रात तक बैठकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि ब्लॉक में 3 शिफ्ट में कर्मचारी लगाएं। निरीक्षण में कोई मैपिंग नहीं पाई गई। AERO के द्वारा कोई अतिरिक्त सहायता नहीं की गई। जिलाधिकारी ने AERO को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय से फॉर्म का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ तो AERO की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही बूथ संख्या 271 प्राथमिक विद्यालय कोठा भटौली के निरीक्षण में BLO किरण देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने बताया कि बूथ पर कुल 817 वोटर हैं। 300 फॉर्म ऑनलाइन फीड हो गया है। निरीक्षण के दौरान AERO के एक्टिव नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रकार पुनरीक्षण में एक्टिव कार्य कराना सुनिश्चित करें। सफाई कर्मी लालजीत यादव द्वारा अच्छा कार्य करते हुए पाए जाने पर जिलाधिकारी ने प्रशंसा की। बूथ संख्या 98 प्राथमिक विद्यालय उपटा पार बास गांव से निरीक्षण के दौरान BLO सविता सिंह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि बूथ पर 972 वोटर हैं। 339 आवेदन का ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हो गया है। BLO द्वारा बताया गया कि सुपरवाइजर लेखपाल द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाता है। बूथ संख्या 86 के निरीक्षण में BLO कुसुम सिंह ने बताया कि कुल 1032 वोटर हैं। जिसमें से 404 फॉर्म जमा हो गया है। डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। बताया गया कि सुपरवाइजर द्वारा सहयोग किया जाता है। बूथ संख्या 87 प्राथमिक विद्यालय जमीन दशाव के निरीक्षण में BLO सरिता सिंह ने बताया कि बूथ पर कुल 972 वोटर हैं। बूथ संख्या 88 की BLO खुशबू गौतम ने बताया कि बूथ पर कुल 940 वोटर हैं। बूथ संख्या 89 की BLO मीना यादव ने बताया कि बूथ पर 1086 वोटर हैं। जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि बूथ संख्या 102 से बूथ संख्या 112 पर लेखपाल विनय पांडे को हटाकर अमरजीत को लगाया गया। बूथ संख्या 123 से 128 तक सुपरवाइजर लेखपाल अभिषेक कुमार हैं। BLO द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा फॉर्मों को भरने, डिजिटलाइजेशन करने में सहयोग किया जाता है। जिलाधिकारी ने समस्त BLO को निर्देश दिया कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, शाम 3 बजे से 6 बजे तक फॉर्मों को इकट्ठा करें तथा दिन में ही जहां नेटवर्क की समस्या न हो वहां बैठकर ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लेखपाल सुपरवाइजर BLO को अवगत करा दें कि फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया जाना है। इसके लिए सुपरवाइजर एक BLO से मिलकर अवगत कराएं। बूथ संख्या 33 पंचायत भवन रामेश्वरपुर की BLO पूनम देवी ने बताया कि बूथ पर कुल 589 वोटर हैं, जिसमें 250 फॉर्मों का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने सुपरवाइजर लेखपाल को निर्देशित किया कि 100% फॉर्मों को जमा कराने के लिए यथाशीघ्र क्षेत्रों में अनाउंस कराएं। वहीं बूथ संख्या 30, 31 एवं 76 के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने BLO को निर्देशित किया कि सफाई कर्मी की मदद से घर घर जाकर फॉर्म जमा कराएं तथा दोपहर में डिजिटलाइजेशन करें। उन्होंने कहा कि जो वोटर अपने फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं अथवा सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका नाम राशन कार्ड में चेक करें। यदि अपात्र होते हुए भी राशन ले रहे हैं तो उनका नाम राशन कार्ड से काटा जाए। बूथ संख्या 76 की BLO द्वारा बताया गया कि सफाई कर्मी जितेंद्र, संदीप, अमन एवं दीपक द्वारा सहयोग किया जा रहा है। बताया गया कि 235 फॉर्म डिजिटलाइजेशन हो गया है। आज 160 फॉर्म की फीडिंग आज कराई जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने AERO को निर्देशित किया कि ब्लॉक में 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाएं। उन्होंने कहा कि BLO ऐप से ब्लॉकों में
बैठकर फीडिंग कराएं। बूथ संख्या 273 प्राथमिक विद्यालय मेहंदवाड़ा के निरीक्षण में बीएलओ मंजूलता आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने बताया कि बूथ पर कुल 541 वोटर हैं, 299 फार्म फीड हो गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि घर घर जाकर अवशेष फार्मों को जमा कराएं तथा ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन करें। बूथ संख्या 243 व 305 कंपोजिट विद्यालय कोलसा अदिति के निरीक्षण में बीएलओ लक्ष्मी देवी एवं सरिता सोनकर द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि एईआरओ द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है, जिस पर जिलाधिकारी ने एईआरओ को चेतावनी दी। साथ ही जिलाधिकारी ने यहाँ के लेखपाल सुपरवाइजर को लापरवाही के कारण तत्काल निलंबित करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बीएलओ से फॉर्म भराएं तथा 100% वितरण किए गए फॉर्मों को इकट्ठा कर ऑनलाइन डिजिटलाइज करना सुनिश्चित करें। रामायण भारद्वाज के मौके पर अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने निलंबित करने के निर्देश दिए। बूथ संख्या 63 के निरीक्षण में बीएलओ ने बताया कि कुल 806 वोटर हैं, 232 फॉर्म भरे गए हैं। बीएलओ द्वारा बताया गया कि एईआरओ द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ सभी बूथ नीचे हैं। फॉर्म भरने, इकट्ठा करने एवं डिजिटलाइजेशन करने में लापरवाही पाई गई। जिलाधिकारी ने स्वयं बीएलओ के साथ मतदाता के घर जाकर फॉर्म मिलने एवं जमा न करने के संबंध में जानकारी लिया। मतदाता द्वारा अवगत कराया गया कि बीएलओ से पूरा सहयोग मिल रहा है। फॉर्म हमें उपलब्ध करा दिया गया है। घर के मुखिया न होने के कारण फॉर्म जमा करने में देरी हो रही है। उसको भरकर 2 दिन के अंदर जमा कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी बुढ़नपुर, तहसीलदार बुढ़नपुर, एईआरओ, खंड विकास अधिकारी कोलसा, अरौलिया एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां सिधाई थाना क्षेत्र के नरौली में स्थित रमा हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगा है। 4 वर्षीय मासूम के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टर द्वारा गाली गलौज और स्टाफ द्वारा मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि समय पर इलाज न मिलने से बच्चे की हालत बेहद नाजुक हो गई थी। सिधाई थाना क्षेत्र के चकविलिंदा गांव निवासी खुशबू देवी ने सिधाई थाने में तहरीर में बताया कि उनके 4 साल के बेटे का हाथ गंभीर रूप से कट गया था। 26 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे बच्चे को रमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर अमित सिंह ने मरीज को देखने के लिए कहा कि ऑपरेशन रात 9 बजे से लगभग 10 बजे के करीब होगा। इस बीच बच्चा लगातार दर्द से तड़पता रहा, लेकिन न तो कोई दवा दी गई और न ही कोई त्वरित उपचार किया गया। परिजनों के बार बार अनुरोध करने पर भी डॉक्टर अमित सिंह केवल आश्वासन देते रहे और कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने बच्चे को दूसरे अस्पताल में ले जाने का फैसला किया और डिस्चार्ज मांगा। इसी बात पर डॉक्टर अमित सिंह आग बबूला हो गए। खुशबू देवी के मुताबिक डॉक्टर ने न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि जाति सूचक गंदी गालियां भी दी। इसके बाद अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने परिजनों को जेठ पंकज और पति ब्रजेश के साथ ही अन्य लोगों से हाथापाई शुरू कर दी। किसी तरह परिवार बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर निकला और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि रमा अस्पताल की इस घोर लापरवाही के कारण उनके बच्चे की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जब इस मामले में चैनल ने रमा अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर फरहान अब पूरा अमित सर खुद हाँ हुआ मानना 19 बतियावेगा ना कि मेन हुआ 19 बतियावेगा ना तब ले लगना कालर पकड़ के मारे मानो का नहीं छोड़ा मर के झोटा उगार के मारेगा। किस चीज का ऑपरेशन था? हाथ कट के लटक गया था एकदम पूरा आई गट्टा कट के लटक गया तो वही करे कि ऑपरेशन करने तो वही नहीं करे तो लाना है यार। नाम है हमारा रूपकला है, हमारे भतीजा का ऑपरेशन हुआ है। एक खातिर काली से नहीं करे है, हम लोग का छुट्टी दे दी है। फिर हमारा भाई बात करता है, हमारे भाई के हला के फिर दूसरा के मारता है, फिर दूसरा के मारता है। फिर हमको बोला कि हमारे भजाई के हमारा झोटा पकड़ के हमको सीधा चाहती है। कौन कौन मारे हैं? यही डॉक्टर मारे हैं, फिर कंपाउंडर है, जितनी डॉक्टर है। सबसे ऊपर पहले जो इनके कंपाउंडर है ना उनको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मैं भी स्टाफ हूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि स्टाफ डॉक्टर का एक तरिका होता है, हर बात करने का तरीका होता है। ये कौन सा तरीका है? तो सब लोग मिलकर लेकिन स्टाफ ऊपर कार्रवाई होगी। हमको पटक के हमको सीने पे मारे हैं चढ़ के, हमके पारा हम छोड़ाए तो हमको ढकेल दिए, हमको छोड़ाए हमको ढकेल दिए, हमको मारे थे। आपने पुलिस को फोन किया? हाँ इनका दवाई नाम है आपका? मेरा पंकज नाम है। कहाँ के रहने वाले आप? मेरा भदोली घर है, चकबिलंदा। क्या मामला? कब रमा हॉस्पिटल आए हैं? रामा हॉस्पिटल आए इसलिए मेरा भाई का हाथ कट गया था, छोटे बच्चे का भतीजे का। तो मैं कल से लोग भर्ती किया 2 बजे से, तो
तो बोले 6 बजे ऑपरेशन होगा, 7 बजे होगा, रात को 2 बजे होगा, 12 बजे, 5 बजे होगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह भी ये लोग बोले 9 बजे होगा, फिर नहीं हुआ। बोलते शाम को होगा। तो हम बोले सर हमारा कितने दिन पहले आप यहाँ 2 बजे एडमिट किए थे? कल 2 बजे। अच्छा, कल 2 बजे। हाँ, तो फिर 2 बजे गया, तो उसके बाद बोले रात को होगा, रात पूरा गया, नहीं हुआ। दिन आ गया, अभी बोले अब रात को होगा, बोले हम निकाल दो हमारा। तो उन्हें हिसाब करने गया, तो फिर उसके बाद मेरे डॉक्टर बोला कि हमारी इनकी पत्नी थी, तो बोली भाई पैसा हिसाब बराबर करो। तो डॉक्टर बोला कि ये लो रात को कौन था? तो मैं बोला भाई था। बोलता कोई नहीं था। मैं मरीज कौन छोड़ के कहीं रहेगा? तो बोलता मैं देखे नहीं, झूठ बोल रहे। कॉलर पकड़ लिया। बट उसके बाद इनका कॉलर बोला, उसको साले को बोलाओ। ये बात कौन बोला? डॉक्टर मैन बोला। कौन डॉक्टर? क्या नाम है उनका? अमित डॉक्टर साला वो बोला। वो साला बोला ऐसा बोला, साला काला पकड़ के अंदर लेके आओ, मारो। तो मैं इनको धक्का दे दिया दरवाजे से बाहर। फिर मैं उसको वो बेड पे लेटा के पटापट मारने लगे। किसको? हमको। इनको बाहर निकल गए, इनको बाहर मार रहे, हमको अंदर मार रहे हैं। अमित फरहान दोनों डॉक्टर। फिर बाहर मार, अंदर तो मारे हैं, फिर बाहर भी हमको 4-5 लोग लगे मारने। लोग अब नीचे मुड़ के इधर मारा, उधर 4 लोग थे, 2 जींस को लेकर मारपीट हुई। हाँ, बस इसी वजह से बात हुआ। नहीं, मैं बोला डॉक्टर साहब भाई गाली नहीं देकर बात करो, इसी वजह बोला मादर चौक बंद करके मारो, ये बोला। मैं सर बोला गाली चाहते हैं सर क्या है, तो कार्रवाई डॉक्टर के ऊपर हो। यही चाहते हैं जितना डॉक्टर मारे उतना हम मारेंगे, बस 100 का सीधी कुछ नहीं करेंगे, डॉक्टर को मारेंगे। तो कानून कार्रवाई हुई। हाँ। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के सिकंदरपुर में गुरुवार को आयोजित जन चौपाल में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पंचायती राज मंत्री ने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और गांव-गांव जाकर संवाद स्थापित करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि SIR से विपक्षी दल घबराए हुए हैं, जबकि यह प्रक्रिया बेहद आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR के माध्यम से वर्षों से पड़े नाम मतदाता सूची से हटाए जाए, वही नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं और ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो कई राज्यों में वोट डालते हैं। वही उन्होंने सवाल उठाया है कि जब सब काम संविधान के तहत हो रहा है तो विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? विपक्ष को इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। जन चौपाल में ग्रामीणों ने नाली, खड़ंजा और स्थानीय समस्याओं को उठाया, जिस पर मंत्री ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आजमगढ़ जनपद में हर वर्ष पंचायती राज विभाग से 100 करोड़ रुपए आते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग दिखाई नहीं देता है। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि लेखा जोखा तो सिर्फ ग्राम प्रधानों से लिया जाता है, जबकि जिले में 10 विधायक, 2 सांसद और 1 राज्यसभा सदस्य भी हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि 60 वर्षों तक शासन करने के बाद भी गरीब, दलित और पिछड़ों को उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अयोध्या में राम मंदिर धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में सपा सांसद अवधेश प्रसाद को न बुलाए जाने के आरोपों को झूठ बताते हुए मंत्री ने कहा कि सभी 403 विधायकों को भूमि पूजन के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ही इसका बहिष्कार किया। उन्होंने सपा नेताओं को 2 मुहा सांप बताते हुए उन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। जन चौपाल से लौटते समय पंचायती राज मंत्री की गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर बने गहरे गड्ढे में फंस गई। स्थानीय लोगों ने गाड़ी को धक्का लगाकर बाहर निकाला। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद वाहन गांव से बाहर निकल सका। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान फौजदार निषाद, हनुमान निषाद, हीरालाल, अंकित, मनीष, अमित, राजकुमार, इंद्रेश सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा और आप सिकंदरपुर ग्राम सभा में जन चौपाल को संबोधित किया, इसके बारे में हम लोग अनवरत खाली रहते हैं तो गांवों में जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं होती हैं, जो हम लोग लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए गांवों में चौपाल लगाते हैं। तो उसी कड़ी में आज सिकंदरपुर में हमारे हरिवर्धन प्रजापति जी और हनुमान जी और प्रधान जी सब लोग मिलकर के यहाँ चौपाल का कार्यक्रम किए थे। क्योंकि जैसे हम लोग सिकंदरपुर में हैं, एक सिकंदरपुर नरियाव सड़क लगभग 15 साल से वो वैसे पड़ी हुई है, लोग उस पर चल नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस सड़क को सिकंदरपुर नरियाव ही नहीं बल्कि अहिरौला कप्तानगंज जो 21 किलोमीटर वो है, दोनों सड़कों की स्वीकृति हो गई है, पैसा अलॉट हो गया है और इसी दिसंबर में उसका शिलान्यास हो शुरू होगा।
इस गांव में भी नाली और रोड की बहुत समस्याएं हैं, ग्राम लोगों ने बताया। देखिए, एक समस्या जो है वो तो अनवरत पैदा होती रहती है और उसके लिए मौखिक नहीं लिखित लोग दें। देखिए, इस आजमगढ़ जिले में 100 करोड़ रुपया पंचायती राज का जिला पंचायत अध्यक्ष के पास हर साल आ रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है कोई पता लेखा जोखा नहीं है। प्रमुख के पास पैसा आ रहा है उसका लेखा जोखा नहीं है। खाली सब लोग लेखा जोखा प्रधान से ले रहे हैं। जिससे पूछिए तो प्रधान के ऊपर टूट पड़ता है। यहाँ 10 गो MLA हैं, 2 गो सांसद हैं, राज्यसभा हैं, MLC हैं, इनकी उनसे कोई सवाल नहीं करता, खाली प्रधान है जी के। तो अब प्रधान बेचारे क्या करें, जितना बजट मिलेगा उतना न करेंगे। जो समस्याएं हैं लोग रिटेन में हमको दें, तो कोशिश हम भी करेंगे कि जिला पंचायत से कुछ हो, कुछ प्रमुख से हो, कुछ शासन से हो, कुछ कराने का प्रयास हम लोग भी करेंगे। FIR की जो प्रक्रिया चल रही है इसको लेकर विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है। तनाव में BLO आत्महत्या करने को मजबूर है। देखिए, अब उनका आरोप को हम क्या कहें। जो सरकार की मंशा है वो मंशा साफ है कि फर्जी वोटर लिस्ट में जैसे जो मृत पड़े हैं 20 साल 25 साल 30 साल से मृत हैं और वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनके नाम निकालने की तैयारी हो रही है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका भी नाम जोड़ने की तैयारी हो रही है। सत्यापन हो रहा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाके बस गए हैं और दोनों स्टेट में उनका नाम है, तो इसको भी संविधान के दायरे में एक स्टेट में उनका नाम एक जगह एक वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो इस काम को चुनाव आयोग कर रहा है। अब विपक्ष को इसमें लग करके अपना सहयोग करना चाहिए। जहां उनको अंदेशा हो रहा है कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको अपना उस बूथ पर जाकर के चेक कर लें। अभी तो आपके सामने मैंने पूछा लोगों से, तो लगभग हम समझते हैं कि उसमें 99% लोगों ने कहा कि हमने फार्म वार्म भर दिया है, हम लोग दे दिए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित विपक्ष कई नेताओं का आरोप है कि बड़े पैमाने पर दलितों और पिछड़ों का वोट खा जाएगा। ये तो आरोप सब दिन लगाते रहते हैं। अपने कार्यकाल में अगर उन्हीं से पूछें, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लंबे समय तक 60 साल तक लगातार कांग्रेस का शासन था। 60 साल में हम बैठे हैं निषाद बस्ती में, क्या 60 साल में एक भी ऐसा लायक बेटा यहाँ नहीं पैदा हुआ कि जिसको सिपाही में भर्ती कर दे, लेखपाल ग्राम सेवक बना दिए हों, कानूनगो बना दिए हों? कोई ऐसा नहीं मिला। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 4 बार सरकार रही समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, हम एक ही गांव की बात अगर तुलना करें, बहुजन समाज पार्टी की भी 4 बार सरकार रही। तो आज तो उस समय पैसे के बल पे नौकरी मिलती थी, आज तो योग्यता पे नौकरी मिल रही है। अभी 62,000 पुलिस की भर्ती हुई है, कोई लड़का नहीं कह सकता कि हमको पैसा लगा है। जो उसमें आया वो सफल हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि दलित होने के कारण हमें नहीं बुलाया गया। अभी झूठ बोलने का ठेका ले लिए हैं तो क्या करें। मैं तो खुद गवाह हूं। उस समय सांसद जी MLA थे और अखिलेश जी भी MLA थे, दोनों लोग सदन में थे। जब राम मंदिर के उद्घाटन की बात आई तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाई 403 विधायकों को निमंत्रण है, हमारी बस है आने जाने के लिए और दर्शन कराने के लिए और भोजन की व्यवस्था है। हम 403 विधायकों से चाहेंगे कि सब लोग साथ चलें और दर्शन करें। तो उसी समय समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया था। तो निमंत्रण मिलता तब भी ये लोग नहीं जाते। ये दोनों तरफ से बोलते हैं, तुम मुहैया साहब की तरह। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत का यूपी की विधानसभा में क्या असर देखने को मिलेगा? जो असर वहां हुआ है विपक्ष का, वही असर यूपी में होगा। तो खबर आजमगढ़ से, जहां इस्कॉन की एक आवश्यक बैठक गुरुवार को शहर के रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल के शहर के चौक के निकट स्थित आवास पर आहूत की गई। बैठक में जनपद में हो रहे इस्कॉन श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक वरिष्ठ सन्यासी भक्ति पदम सौरभ प्रचारक महाराज बतौर अतिथि शामिल हुए। बैठक में शहर के गणमान्य व्यवसायियों के बीच भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों में भक्ति भावना जागृत करने और भगवान इस्कॉन मंदिर के निर्माण को लेकर विशेष चर्चा हुई।
मुख्य अतिथि इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाना ही हमारा उद्देश्य है। यह तभी संभव है जब भागवत कथा होगी। हमारी सरकार से मांग है कि इस्कॉन को एक जमीन दिलवाकर आजमगढ़ को एक आध्यात्मिक केंद्र बनाने में हमारी मदद करें। वास्तविकता में हमने सनातन धर्म की स्थापना की आवश्यकता है और बगैर गीता के राष्ट्रवाद संभव नहीं। इस्कॉन भटके हुए युवाओं को भी समझा बुझाकर धर्म के मार्ग पर चलाने का काम करता है। हमारे मंदिरों में गीता भागवत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़ी संख्या में युवा इस्कॉन से जुड़े हैं। वहीं बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले पर भक्ति पदम सौरभ प्रचारक महाराज जी ने कहा कि ये हमारे भारत के सभी सनातनियों के लिए जागृति है। यदि आप गीता भागवत नहीं पढ़ेंगे, मंदिरों का निर्माण नहीं करेंगे और खासकर सनातन के धर्म के लिए खर्च नहीं करेंगे तो अर्थ के बिना धर्म की रक्षा संभव नहीं है। इस अवसर पर राम सिंह, अजय अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, अमित गुप्ता, सिद्धार्थ राम सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल आदि मौजूद रहे। गुरु जी, आजमगढ़ में प्रवचन हो रहा है, क्या विषय है और क्या इसका उद्देश्य? विषय है आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाना। वो तभी होगा जब भागवत होगा। भागवत के आधार पे हमारे गुरुजी हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी पूरा विश्व में भागवत के आधार पे सनातन धर्म को स्थापना किया। तो आर्यमगढ़ के जितने भी हैं सभी अगर भागवत का प्रवचन श्रवण करें, भागवत को रोज़ अध्ययन करें और ख़ास करके हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम को रोज़ उच्चारण करें, भगवान साक्षात श्री कृष्ण भगवान ये आर्यमगढ़ में अवतरित होंगे एक इस्कॉन के भव्य मंदिर के अंतर्गत अच्छा विग्रह के रूप में। ये हमारा उद्देश्य है ताकि आर्यमगढ़ में एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र हो ताकि आसपास के जितने जिले हैं उनका आध्यात्मिक राजधानी हो। तो गुरु जी, आर्यमगढ़ तो सरकार करेगी, तो सरकार से क्या मांग आपकी है? सरकार से यही मांग है हमको इस्कॉन के लिए ज़मीन दिलाए। तो मंदिर के भव्य निर्माण के लिए आपको चाहिए। तो कितना भव्य रहेगा मंदिर, क्या आपका उसमें? जितना बड़ा ज़मीन उतना बड़ा भव्य है। और कब तक इसकी डेडलाइन चाहते हैं आप, कितना समय तक बन जाएगी? आज दे दे हम 5 साल में मंदिर बनाएंगे। कितनी ज़मीन की सरकार से आप मांग करते हैं? 2 एकड़। 2 एकड़। अच्छा गुरु जी, जैसे ये होता है कि इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी निकले हुए हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो क्या मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए आज भारत वर्ष? होना चाहिए, नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है। ये हिंदू राष्ट्र एक भौगोलिक नाम है। जो हिंदू कुश वैली है उधर के बाद का जो ज़मीन है उसको हिंदू राष्ट्र करके वो पर्शियन लोगों ने कहा है, हमने नहीं कहा। सिंधु नदी के पूर्व दिशा में जो भूमि है उसको हिंदू करके हमने नहीं कहा, वो पर्शियन लोगों ने कहा, तुर्कों ने कहा। तो हिंदू राष्ट्र है ही ऑलरेडी। और वास्तविकता में हमको सनातन धर्म की स्थापना की आवश्यकता है। भौगोलिक अवस्था के अनुसार हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन ये सनातन धर्म इस भूमि की है। वेद, भगवद गीता, भागवत इस भूमि की है। व्यक्ति के अंदर स्वेच्छता है, सनातन धर्म स्वेच्छता देता है। जिस किसी को विदेश का धर्म को पालन करना है करे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देश का धर्म तो वेद है ना, देश का धर्म तो गीता है ना। हाँ, अगर आप नेशनलिस्टिक होना चाहते, राष्ट्रवादी होना चाहते हो, ये गीता के बिना राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस राष्ट्र का गीता। आदमी तो है बाहर से आया हुआ, इम्पोर्टेड गाड़ी ले सकते हो, लेकिन हमारा गाड़ी तो इस देश का तो गीता है ना, इस देश का तो रामायण है। हाँ? तो गीता भागवत के बिना राष्ट्रवाद हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आज की युवा पीढ़ी जो धर्म से विमुख हो रही है, इनके लिए क्या संदेश है? देखिए, ये गलतफहमी है। युवकों को, युवतियों को, बच्चों को जब हम प्रवचन देने जाते हैं ना, वो इतने प्रभावित हो जाते हैं, वो बड़े लोगों से ज़्यादा भक्ति करते हैं। आप इस्कॉन के मंदिरों में जाइए, कौन दिखाई पड़ता है? सब युवक दिखाई पड़ते हैं। ये कौन है? ये युवक है, जुड़ा है कि नहीं, दिखाई, फोटो दिखाई, युवक है, गले में माला पहना है। हाँ, तो हमारे गुरुजी से पूछा गया था कि आपके मंदिरों में युवक क्यों दिखाई पड़ते, बाकी मंदिरों में वृद्ध बुजुर्ग होते हैं? तो हमारे गुरुजी ने कहा
कि कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, उधर कौन दिखाई पड़ता है? तो उन्हें ये युवक है, बच्चे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई का समय होता है। तो हमारे मंदिर में गीता भागवत की पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, उसकी वजह से युवक जुड़े हुए हैं। धर्म से विमुक्त नहीं है वो लोग, उनको समझाने वालों की आवश्यकता है, उनको उनके हिसाब से समझाने वालों की आवश्यकता है। वो हम काम करते हैं, वही काम है हमारा। बांग्लादेश में जिस तरह से सनातन पर या इस्कॉन के मंदिरों पर अटैक हुआ, क्या कहें? तो ये हमारे लिए जागृति है। जितने भारत के जो सनातनी हैं उनके लिए जागृति है। अगर आप गीता भागवत नहीं पढ़ोगे, मंदिरों का निर्माण नहीं करोगे और ख़ास करके सनातन धर्म के लिए खर्चा नहीं करोगे, क्योंकि अर्थ के बिना धर्म की रक्षा नहीं होती है, आपका भी वैसी अवस्था होने वाली है एक दिन। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां संविधान दिवस के अवसर पर आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित अंबेडकर पार्क में बुधवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पार्क में पहुंचे और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान के महत्व और नागरिक अधिकारों पर संदेश देने के साथ हुई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्ष, उनकी विचारधारा और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर आधारित कई लोकगीत प्रस्तुत किए गए। लोक कलाकारों ने संविधान से जुड़े अधिकारों और कर्तव्य पर विशेष गीत पेश किए, जिनका लोगों ने उत्साहपूर्वक आनंद लिया। यह कार्यक्रम पूरी तरह संविधान जागरूकता पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में आए जनपद के लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बुद्ध भगवान और अशोक सम्राट की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कृतज्ञता व्यक्त की और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पहुंची संघमित्रा गौतम ने सबसे पहले सभी लोगों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का सर्वोच्च अधिकार देने वाली आधारशिला है। इसलिए हर नागरिक को संविधान को समझना और उनके अनुसार चलना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्र समूहों, महिला, युवा वर्ग और स्थानीय लोगों की भारी उपस्थिति रही। सभी ने मिलकर संविधान दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया और यह संकल्प लिया कि संविधान की मूल भावना को समाज में फैलाया जाएगा। लोगों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम संघमित्रा गौतम है और मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कमांडर हूँ और लखनऊ से यहाँ आई हूँ। आज संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी इस अवसर पर? सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय दिवस है संविधान दिवस, इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ये भारत का जो संविधान है, ये बाबा साहब ने कहा है कि वकीलों का ये दस्तावेज मात्र नहीं है, ये एक जीवन जीने की एक पद्धति है, एक शैली है। और भारत का संविधान करुणा और मैत्री पर आधारित है, जो सबको समानता का हक और अधिकार दिलाता है। जैसे आज ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, क्या आप मानती हैं कि संविधान खतरे में है? अब कुछ जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो जात पात, ऊंच नीच, पाखंड में, दंगा में जो विश्वास रखते हैं, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि उनके हाथों में ये भारत का संविधान इस समय है। तो ये जो बीच बीच में राग अलापते रहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, किसी और ने लिखा, जो इस तरीके का दुष्प्रचार चल रहा है, ये सरासर असंवैधानिक है और ये गलत है। तो भारत का संविधान इसको कोई हिला तक नहीं सकता है, क्योंकि इस देश का जो बहुजन समाज है वो जागरूक हो चुका है और अवेयर है और भारत के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा और आस्था रखता है। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, क्या मानती हैं कि वो संविधान से सभी को न्याय मिला अभी तक? ये जो वंचित समाज के जो लोग थे, उपेक्षित महिलाएं, दलित समाज के जो आते हैं या बहुजन समाज के जो लोग आते हैं या जो हाशिए के नीचे हैं, उनको लाभान्वित करने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा और जो वंचित समाज के लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व का भी अधिकार दिया। इससे न सिर्फ एक समाज की उन्नति हुई है और एक राष्ट्र की भी उन्नति हुई और भारत विश्व के देशों में एक मुख्य धारा के रूप में उनके बराबरी होकर के आया। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो जो सरकारों में बैठे हुए जो लोग हैं, यही लोग इसी संविधान से असंवैधानिक कार्यों को करने में लगे हुए हैं, जो कि उनके मंसूबे नहीं पूरे होंगे।
बताते हुए आज संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मी जी, जो जन जन की आवाज देश विदेश तक पहुंचाते हैं। आज संविधान दिवस का कार्यक्रम है। 26 नवंबर 1949 को परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान को लिख करके समर्पित किया, पूरा किया था। जिस किताब में हम लोगों की सदियों की जो गुलामी थी उसको एक तरह से तहस नहस करके हम लोगों को एक सुखमय जीवन जीने का मार्ग दिया, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित वह किताब है जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। तो संविधान दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि एक जागरूकता हो, लोगों में जागरूकता फैले कि संविधान से पहले हम महिलाओं की, हम लोग विशेष करके महिलाओं को इसमें बहुत पार्टिसिपेट करवाते हैं कि महिलाओं की स्थिति संविधान से पहले कैसी थी। किसी भी तरह की जगह जमीन में उनको किसी प्रकार का हक नहीं था। बहुविवाह जैसी प्रथाएं थी, सती प्रथा जैसी इस तरह की प्रथाएं चल रही थी, जिसमें महिलाओं का लगातार शोषण होता था। कोई न मान था न सम्मान था। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब ने देखा कि हमारी देश की आधी आबादी इतनी दुखी है, बहुजन समाज के लोग दुखी हैं, तो उन्होंने संविधान में सारे हक अधिकार दिए। तो उसको हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें बाल अधिकार, महिला अधिकार, मौलिक अधिकार, सभी विषयों पे चर्चा हो कि आम जनमानस के लोग इसको समझें कि हम लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। अभी तो अधिकार बहुत से ऐसे हैं जो मिला ही नहीं है, तब तक संविधान को खत्म करने की प्लान चल रही है। तो सबको जागरूक होना होगा, आगे आना होगा, ऐसे लोगों को चुनना होगा जो संविधान की रक्षा करें, संविधान को लागू कराएं। अभी तक पूरी तरह से संविधान लागू नहीं हुआ है, तो हम लोगों का यही प्रयास है। माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान, जो आजमगढ़ का एक संगठन है महिलाओं का, उसका यही प्रयास लगातार आज 7 सालों से है संविधान दिवस मना करके कि संविधान के प्रति लोगों में, आम जनमानस में जागरूकता पैदा करना। जब लोग संविधान के विषय में जान लेंगे तो अपने हक अधिकार को सरकार के हलक से खींचने का प्रयास करेंगे। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा एसोसिएशन की बैठक जिला पंचायत भवन में संपन्न हुई, जिसमें वित्तीय निष्पादन की महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर विभिन्न विभागों से आए लेखाकार व ऑडिटर ने सेवा संबंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा पुरानी पेंशन बहाली करने का आह्वान किया। इस दौरान संविधान दिवस की महत्वता पर व्यापक चर्चा हुई। अध्यक्षता MP सिंह व संचालन देवाशीष श्रीवास्तव ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राशि भुगतान एवं संप्रेक्षा कार्य में लेखा संवर्ग बेहद महत्वपूर्ण इकाई है। प्रायः सार्वजनिक हित से जुड़े रहने वाले लेखा संवर्गीय अधिकारी कर्मचारी अपने सेवा के अधिकारों से वंचित रह जाता है। संगठन की मजबूती के बल पर ही आज उपासक सभी कर्मचारियों की आवाज को शासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने लेखाकार अजय कुमार को संगठन विरोधी कार्रवाई में लिप्त पाए जाने के कारण उन्हें सर्वसम्मति से निष्कासित करने की घोषणा की। वीडियो पवई के लेखाकार अखिलेश यादव ने संवर्गीय हितों की पुरजोर वकालत करते हुए पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की ताकि बुढ़ापे की लाठी का सहारा वृद्धावस्था में मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि लेखाकारों की तैनाती व चार्ज स्थानांतरण में आने वाली सभी कठिनाइयों के निदान हेतु उपासा अपनी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। बैठक के प्रारंभ में संविधान दिवस पर चर्चा करते हुए उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि यह दिन हर भारतीय की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी दिन देश का मार्गदर्शन करने वाला संविधान तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत का संविधान अपनाया, इसलिए हर दिन हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके 2 महीने यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य बना। यह देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार है, जो समानता, न्याय और कानून के शासन को सुनिश्चित करता है। इस अवसर पर लेखाकार महेंद्र पाल सिंह, राजीव कुमार श्रीवास्तव, रामाश्रय लेखाकार, रमेश कुमार, सूर्य प्रताप गुप्ता लेखाकार, धर्मेंद्र कुमार यादव, संजय कुमार, अखिलेश कुमार यादव, उदय प्रताप सिंह, जितेंद्र मोदनवाल शामिल रहे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में पुलिस विभाग के पेंशनरों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं को सुनना और उनके त्वरित समाधान हेतु प्रभावी कदम उठाना था। बैठक के दौरान पेंशनरों द्वारा पेंशन संबंधी समस्याएं, भूमि जमीन से जुड़ी समस्याएं तथा अन्य व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक मुद्दों को रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सभी मामलों का
शीघ्र एवं पारदर्शी निस्तारण किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पेंशनरों के कल्याण को विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त कर्मियों का अनुभव और योगदान अमूल्य है और उनकी समस्याओं का समाधान करना पुलिस प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। काशी गोमती ज्वेलर्स ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़ शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।